हाँ जी बेटा, पेज नंबर 199 अपठित गद्यांश। हम अनसॉल्व्ड जो है, जो आपने सॉल्व करना है उसको कर रहे हैं। एक मैंने करवा दिया था, फर्स्ट। सेकंड है, जल्दी से सिर्फ आपने अलर्ट होकर सुनना है, साथ ही हमने आंसर जो है वो आपने आंसर देने हैं मुझे। कवि भूषण का जन्म, आपका पेज नंबर बुक का 199, कानपुर जिले के तिकवापुर ग्राम में 1613 ईस्वी में हुआ। इनके पिता पंडित रत्नाकर त्रिपाठी दुर्गा के अनन्य भक्त थे। हिंदी के प्रसिद्ध रस सिद्ध कवि, रस सिद्ध जो अपनी कविता से रस भर देने वाले, चिंतामणि और मतीराम जी उन्हीं के पुत्र थे। भूषण इनकी कवि उपाधि थी, उपाधि के जिसके द्वारा इनको नाम दिया गया कि ये किस कार्य में कुशल थे, कि इनको एक उपाधि दी गई थी, एक खिताब दिया गया था, जो इन्हें चित्रकूट के सोलंकी महाराजा रुद्र से प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु का समय सन 1715 के लगभग माना जाता है। हाँ जी, अब जल्दी से निष्का, फर्स्ट आंसर। कवि भूषण का जन्म कब और कहाँ हुआ? कवि भूषण का जन्म कानपुर जिले के तिकवापुर ग्राम में सन 1613 ईस्वी में हुआ था। यस, यशप्रीत, इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। क्योंकि दुर्गा जो है वो साथ लग रहा है, पर दुर्गा के वो भक्त थे। यहाँ पर दुर्गा माता की बात की गई है। भूषण की उपाधि इन्हें किसके द्वारा प्राप्त हुई? माहिब। इनकी उपाधि भूषण इन्हें चित्रकूट के सोलंकी महाराजा रुद्र से प्राप्त हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई? आरुष। इनकी मृत्यु का समय सन 1715 ईस्वी के लगभग माना जाता है। हाँ जी, अब इस गद्यांश का शीर्षक कवि भूषण। कवि भूषण। और कोई बच्चा अगर कुछ और देना चाहता है? यस, जन्नत। मैम वो आंसर देने के लिए हैंड रेज किया। ओके बेटा, और कोई स्टूडेंट? यस, यशप्रीत। मैम मैम आंसर देने के लिए किया। आंसर देने के लिए किया था। हाँ जी, आप इसका इसमें कवि भूषण के बारे में बताया गया है, तो इसका जो शीर्षक है वो कवि भूषण। हाँ जी, अब बेटा आप बताओगे, आज आपका टेस्ट है, तो किस टॉपिक को रिवाइज करना है जल्दी से? उस दिन हमने ध्वनि कविता की थी। ध्वनि क्लियर है? लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां शॉर्ट में समझाने के बाद आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी जल्दी से, जो भी आपको क्लियर ना हो। सिंपल में छोटी सी समरी की तरह कहानी बताऊंगी कि जो गांव था जिसमें लेखक बचपन में जाता था, क्योंकि वहां पर उसका ननिहाल, उसका नानी का घर था, और वहां जाने के कारण, बाकी सभी स्टूडेंट वीडियो ऑन करो, वहां जाने के कारण वो उसे बदलू को, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि बदलू को मामा कहना चाहिए था, क्योंकि ननिहाल में होने के कारण, कि हम अगर नानके घर के पास है तो हम सब लोग उस वहां के सदस्यों को अपने माँ के संबंध से मानते हैं, तो इसलिए उसे मामा कहना चाहिए था। पर गांव के सभी बच्चे जिस तरह बदलू को काका कहते थे, वो भी काका कहकर पुकारने लगा। उसके बाद बदलू वो एक मणिहार था। मणिहार शब्द का अर्थ मैंने बताया था, चूड़ियां बनाने वाला, कि जो चूड़ियां बनाने का कार्य करता है, कि वो चूड़ियां बनाता था, बेचता भी था। तो गांव की औरतें उसके पास आ जाती थी चूड़ियां लेने के लिए, तो इसलिए वो उसके पास बैठा रहता, क्योंकि वो क्या करता था, उसके पास एक भट्टी दहकती रहती जिसमें हर समय आग जलती रहती। उसमें वो अपनी जो लाख थी उसको पिघलाता था। उसको पिघलाकर चूड़ियों का आकार देने के लिए एक बेलन था उसके पास, जो अलग अलग आकार का के उसके पास बेलन थे, उनमें वो लाख डालकर उनको आकार देता था। और जब
चूड़ी आकार ले लेती थी। जब पूरी जो चूड़ियां हैं वो तैयार हो जाती थी, वो उनको कुछ देर तक देखता रहता, क्योंकि उसको ये एहसास होता कि जैसे किसी नववधु नई दुल्हन ने पहनी हो, तो वो उनको देखकर खुश होता था। अब लेखक उसके पास जाता किस लिए? क्योंकि वो बचपन की अवस्था में था, तो उस समय उसे वो कांच की लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता, जिसे लेकर वो खुश हो जाता। और इस तरह हर बार वो उसके पास जाता। फिर वो कहता है कि काफी समय तक जब लेखक उसके पास नहीं गया, तो पीछे क्या परिवर्तन हुए कि गांव की औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी, जिससे बदलू को पहले चिढ़ थी। चिढ़ किस लिए? क्योंकि उसको लगता था कि गांव की औरतों के हाथ मजबूत हैं, क्योंकि वो घर के काम करती हैं, वो अपने परिवार को चलाने के लिए जो भी काम है वो खुद करती हैं, किसी की हेल्प नहीं लेती, कि नौकर नौकरानी नहीं रखती। तो उनके जो कलाइयां हैं मजबूत है, तो वो लाख की चूड़ियों का भार उठा सकती हैं, और वो कांच की चूड़ियां ना पहने, क्योंकि ये शहरों में बनने वाली चीज है, जो चाहे सस्ती मिल बन जाती है, सस्ती कि उनको कम रेट में भी मिल जाती है, और इसके साथ साथ मशीनों से बनाई होने के कारण सुंदर भी होती हैं, और ये हल्की होती है। शहर की औरतें तो इसे पहन सकती हैं, पर गांव की औरतें इसको ना पहने। और वो जो भी व्यापार करता था, कैसे करता था? वस्तु विनिमय से। आपको बताया था बार्टर सिस्टम, कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना या देना। तो ज्यादातर वो सब्जी या अनाज के साथ अपनी चूड़ियों का व्यापार करता औरतों के साथ। पर जब किसी के घर शादी होती, तो उस समय वो अपने मन पसंद के, कि तब वो अपनी मन मर्जी का दाम लेता। कैसे? उस समय वो अपनी पत्नी के लिए कपड़े, अपने लिए पगड़ी और कुछ पैसे, और इसके साथ अनाज और चीजें भी लेता, और तब वो रुपए जो थे वो भी अपनी इच्छा के अनुसार मांगता था, सिर्फ एक ही समय पर। अब लेखक जब काफी समय तक उसके यहाँ नहीं जा सका, क्योंकि उसके पिता की तब बदली जो थी, वो ट्रांसफर जो थी वो हो गई, तो उस समय के दौरान वहां में के गांव में क्या परिवर्तन हुआ कि अब लोग जो थे वो कांच की चूड़ियां पहनने लगे, उसका काम जो था बंद हो गया। तो जब लेखक अपने मामा के यहाँ गया, उसको भी बदलू के पास जाना याद ना रहा, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था, तो उसकी आदतें भी बदल गई थी। तो अब काफी समय तक वो उसके घर नहीं गया, पर अचानक उसके मामा की बेटी जो थी वो आंगन में गिर गई पैर फिसलने से, और उस समय उसके हाथ में जो पहनी हुई कांच की चूड़ी थी उससे चोट लगी और खून बहने लगा, जिसे लेखक ने साफ तो किया, पर उसको अचानक क्या याद आ गया? बदलू। और उसने उसी दिन बदलू के यहाँ जाना निश्चित किया। वो वहां जाता है, उसको मिलता है। अब वो बूढ़ा था, एक खाट पर लेटा हुआ था, और उसके जो आग चलने वाली भट्टी थी वो बंद थी। पहले तो उसने लेखक को पहचाना नहीं, पर लेखक ने जब बताया, तो वो उसको उसी तरह प्यार से मिलता है जैसे वो पहले उसकी मेहमान नवाजी करता था। अपनी बेटी को उसके लिए आम लाने को कहता है, जैसे वो आगे उसको गाय जो उसके पास थी उसकी मलाई बचा कर रखता था। अब उसके घर में वो गाय उसे दिखाई नहीं दी, तो बदलू ने बताया कि वो उसने बेच दी, क्योंकि वह उसको चारा खिला नहीं पा रहा था। तो इसका अभिप्राय कि उसके मन में जो दुख था वो कहीं ना कहीं लेखक को दिखाई दे रहा था। कि हमारा क्वेश्चन भी है कि कौन सी व्यथा जो लेखक से छिपी ना रह सकी, कि जब उसने ये बताया, तो इसका अभिप्राय कि अगर वो अपने पालतू जीव को खाना नहीं खिला पा रहा था, तो वो अपने परिवार को कितनी कठिनाई से चलाता होगा जब उसका अपना काम बंद हो गया था। तो ये सब किस लिए है? मशीनीकरण के कारण, कि जो आधुनिकवाद है, मशीनों से काम होने लगा है, जिसमें लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, वो कारीगर जो छोटे स्तर पर काम करते हैं वो सब बेकार हो गए। और यही बताने के लिए लेखक ने इस पाठ को लिखा है। और अंत में जब लेखक उसके हाथ में, उसकी बेटी के हाथ में वो चूड़ियां देखता है जो लाख की हैं और किसी नववधु के लिए बनाई हुई लगती हैं, तो बदलू उसको ये बताता है कि ये मैंने जमींदार की बेटी के लिए बनाई थी, और ये मेरा आखिरी जोड़ा था, पर उसने मेरे मुताबिक पैसा देना स्वीकार नहीं किया, तो मैंने उसको ये चूड़ियां नहीं दी। अब लेखक वहां से जाता है तो क्या सोचता है कि बदलू का व्यक्तित्व जो है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कांच की तरह नहीं थी, जो परिस्थिति को देखकर टूट जाए, कि उसने कम दाम पर, कि मेरा काम नहीं चल रहा तो ठीक है, जितना कोई देता है उतना ही सही, ये सोचकर उसने कम दाम पर जमींदार को चूड़ियां नहीं बेची, उसने वो काम ही बंद कर दिया। हाँ जी, अब चैप्टर में कोई कंफ्यूजन?
किसी भी स्टूडेंट को? नो बेटा, शब्द अर्थ आपने लर्न करने हैं, वाक्य कोई भी आ सकता है। हाँ जी मैम, अंजुली का क्या अर्थ था? रज्जू ने 4-5 आम। ये देखो, दोनों हाथों से ऐसे बनाना, कि उसने दोनों हाथों से ऐसे आम लाकर उसको दिए, कि दोनों हाथों से जब हम जैसे हम प्रसाद लेते हैं तो अंजलि भरकर, कि वो आम जो थे वो लेकर आई तो उसको उसने देने चाहे। हाँ जी, और यस सिया, यस ऐसे ही ठीक कर रहे हो, क्लियर है आपको? हाँ जी, और कोई स्टूडेंट? नो? अब और कोई चैप्टर बताओ जो क्लियर करना है, या ग्रामर टॉपिक जल्दी से नेक्स्ट मैं बोलूंगी। बस की यात्रा क्लियर है, जिसमें एक व्यंग के द्वारा उसने, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, पूरे पाठ में लेखक कहना क्या चाहता है, एक व्यंग के माध्यम से वो बस की यात्रा करते हुए ये समझाना चाहता है कि कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग सिर्फ धन कमाने के उद्देश्य से दूसरे लोगों की जान की परवाह नहीं करते, और वो ऐसी प्रकृति के हैं, उनकी नेचर ऐसी है कि पैसा ना खर्चना पड़े, और चाहे उसके लिए किसी दूसरे को कितनी ही हानि, कितना ही नुकसान। अब सड़क पर चलने वाला एक ऐसा वाहन जिसको सुधारने का प्रयास नहीं किया जा रहा, उसके बस के टायर ऐसे हैं, उसका स्टीयरिंग ऐसा है, उसकी हालत ऐसी है कि सवारियां उसमें चढ़कर असुरक्षित, कि वो किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तो पर उसका हिस्सेदार उसमें जा रहा है और दूसरों को ये मोटिवेट कर रहा है कि नहीं जी, बस तो बड़ी अच्छी है। किस लिए? क्योंकि वो टायर नहीं बदलना चाहता, वो पैसा खर्चना ही नहीं चाहता, पर लाभ कमाना चाहता है कि सवारियां इसमें जाएं और जो धन है वो जो उसे प्राप्त हो। तो ऐसे वर्ग पर लेखक का व्यंग, जिसके लिए उसने इस पाठ की रचना की। क्लियर है? सारा चैप्टर व्यंग में है कि बस कैसे चलती है, बस के चलने पर कैसी हालात है, और इसलिए उसकी एक लाइन, अगर आपको एक पंक्ति आ जाती है कि बस चलते, कि जैसे उसने ये बताना था कि खिड़कियों के कांच टूटे थे, कि टूटे कांचों से हमें बचना था। किस लिए? क्योंकि वो कभी भी किसी पर भी गिर सकते थे, और जब सीट ही बस चलनी शुरू हुई तो सीट इतनी जोर से हिलने लगी कि ये नहीं पता चल रहा था बस का असंतुलन होने के कारण कि सीट बॉडी पर है या बॉडी सीट पर। ये चैप्टर क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को? नो वन? हाँ जी, नेक्स्ट है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी शब्द का पर्यायवाची है अनोखा, निराला, अनुपम, जो अलग हो बिल्कुल ही। तो चिट्ठियों की ऐसी दुनिया के बारे में लेखक ने हमें बताया है कि हम अगर पत्र जो है उसकी उपयोगिता कभी भी कम नहीं हो सकती। बेटा, कई स्टूडेंट ने मुझे उस दिन भी पूछा था कि हमें इसमें से प्रत्यय नहीं मिल रहे, तो पहली ही लाइन में मैंने उस दिन भी आपको बताया था उपयोगिता। आप चैप्टर पढ़ोगे तो ग्रामर एक्टिविटी सॉल्व होगी। उपयोग प्लस उपयोगी प्लस ता, और अगर आप ऐसे ही नेक्स्ट चलोगे आधुनिकतम, इसमें और भी कई वर्ड है। अब मैं चैप्टर नहीं पढ़ रही, आधुनिक प्लस तम, ध्यान से सिर्फ आपको एक बार चैप्टर देखना होता है, उसी में आपकी ग्रामर एक्टिविटी होती है। हाँ जी, अब उसने यहाँ बताया कि पत्र जो है वो इतने महत्वपूर्ण है कि उसकी उपयोगिता हर क्षेत्र में है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो आम आदमी हो। तो इसके लिए लेखक ने पहले ये बताया कि पत्रों को हर भाषा में अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग नाम दिया गया है, पर हर भाषा में बुलाने के बाद भी पूरे विश्व में पत्र जो है वो कितने महत्व रखते हैं, इसके लिए उसने हमें बताया कि सबसे पहले क्या कहा जाता था कि एक से दूसरे तक संदेश पहुंचाने के लिए एक दूत रखे जाते थे, दूत संदेश वाहक। इसलिए हम डाकिया को भी क्या कह देते हैं, देवदूत, के वो कि एक जिस तरह से देवता का संदेश लाने के लिए कोई व्यक्ति होता है, ऐसे ही वो एक व्यक्ति का संदेश दूसरे तक पहुंचाता है। तो इसलिए तब दूत रखे जाते थे। राजा जो थे वो हरकारे रखते थे, हरकारे रनर, कि जो जल्दी भाग सकते हैं, जो तेज भागने वाला था कि जल्दी से एक राज्य का संदेश जो है वो दूसरे राज्य तक पहुंचा दे, या तेज घोड़े रखे जाते थे कि जो जल्दी से जल्दी संदेश को दूर तक पहुंचा सके। पर अब जो है, अब क्या है, उसने साथ साथ कम्युनिकेशन के, संचार के आधुनिक साधनों का भी बताया है कि आज क्या है, टेलीफोन,
जो वायरलेस, अब तो मोबाइल ही आ गए हैं हमारे पास, कि तब वो सिर्फ उन टेलीफोन की बात कर रहा था जिनके साथ वायर नहीं होती थी, कि अब जो है इतनी उन्नति होने के बाद ऐसा लगता है कि संचार में ये दुनिया जो है इतनी तरक्की कर चुकी है कि हमारे पास कई ऐसे साधन हैं जिससे हम अपना संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे जरूरी साधन है वो यही है कि टेक्नोलॉजी का हर एक के पास मोबाइल है, टीचर भी पढ़ा रहे हैं। ये कभी किसी ने 10 साल पहले सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है, कि ऐसे भी पढ़ाई की जा सकती है। अब सिचुएशन ऐसी है, पर साधन भी है हमारे पास, तो हम इसका अगर यूज कर रहे हैं तो बच्चों के लिए भी बेनिफिट है, और कहीं ना कहीं हमारा काम भी हो रहा है कि हमें इस बात की टेंशन नहीं कि हमारे बच्चे जो है वो किसी तरह से कोई नुकसान झेल रहे हैं। तो ये संचार के आधुनिकतम साधनों का उदाहरण। उसके बाद उसने बताया कि ये विषय पत्र लेखन जो है वो कैसे आरंभ हुआ। इसको आरंभ करने के लिए कब शुरू किया गया प्रयास? 1972 में, 1972 विश्व डाक संघ, जो पूरे संसार में जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के सर्कल में सबसे प्रमुख है, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले 1972 में इसे पाठ्यक्रम के रूप में, पाठ्यक्रम सिलेबस के रूप में, कि सभी के बच्चे जो है वो नई पीढ़ी जो है वो उनसे स्टार्ट किया जाए कि उनको इस बात का की समझ हो, तो आगे वाले लोगों को सिखाना हमें मुश्किल नहीं होगा, कि उनको पहले ही ऑलरेडी सब कुछ पता होगा। इसको पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया, जिसके लिए बच्चों को और अधिक मोटिवेट करने के लिए क्या किया गया, इसमें प्रतियोगिता करवाई गई, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है इसमें भाग लें। और इस तरह हर शहर में, हर महानगर में इस चीज को प्रसिद्ध करने के लिए, इस चीज को कराने के लिए एक सिलेबस के रूप में हर भाषा में, कि हम सिर्फ हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में, पंजाबी में, मलयालम हो, बंगला हो, हर लैंग्वेज में पत्र लेखन जो है वो शामिल है और बच्चों को सिखाया जाता है। और ये भी कि औपचारिक पत्र कौन से हैं, अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल और फॉर्मल, हर तरह के लेटर जो है वो सिखाए जाते हैं कि कैसे लिखने हैं। और अब उसने कहा कि पत्रों का इंतजार हर व्यक्ति बेसब्री से करता है, कि ये नहीं कह सकते हम कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास हो जिसने पत्रों का इंतजार ना किया हो, पर फिर भी लेखक, कवि, प्रशासक या बड़े बड़े राजनीतिज्ञ या जो सन्यासी हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनके पत्रों को आज भी हमारे पास अजायब घर में या बड़े बड़े संग्रहालयों में संभाल कर रखा हुआ है। किस लिए? वो हमारी धरोहर है। उनके द्वारा हमें कई ऐसी ज्ञान की बातें पता चलती हैं, जिसके लिए उसने उदाहरण दिया है कि हमारे पास गांधी के पत्र जो है वो संग्रहित हैं, वो इकट्ठे करके रखे हुए हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम की, जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी बेटी से बातचीत की, जब भी वो कभी जेल में थे या जब भी उनकी बेटी कभी हॉस्टल में पढ़ रही होती थी, तो उन बातों को पत्रों के माध्यम से आज भी हमारे पास संग्रह किया हुआ है। तो जिनसे कई ऐसी चीजें हमें पता चलती हैं, जो देश और दुनिया के बारे में बातें उन्होंने अपनी बेटी को बताई। और इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन आ जाता है, आपको मैंने असाइनमेंट में भी डाला था कि यहाँ महात्मा और कवि किसको कहा गया है। उसने कहा है कि महात्मा और कवि के कई पत्र हमारे पास संग्रहित है, तो किसको कहा गया महात्मा और कवि? यस, कोई भी स्टूडेंट हैंड रेज करो जल्दी। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। यस बेटा, ये याद रखना है आपने कि वहां पर नहीं लिखा होगा, ये लिखा होगा महात्मा और कवि। महात्मा महात्मा गांधी और कवि रविंद्रनाथ टैगोर, के उनको साहित्य में जो उन्होंने अपने बातचीत थी वो महात्मा गांधी जी के साथ की, उन पत्रों का उल्लेख आज भी हमारे पास है, उन पत्रों का संग्रह आज भी हमारे पास है। इसके अतिरिक्त उसने ये भी बताया कि जो बड़े बड़े राइटर हुए हैं, चाहे वो प्रेमचंद हो, चाहे वो हरिवंश राय बच्चन हो, तो उन सब के पत्र जो है वो आज भी हमारे पास है और जो हमें ज्ञान देने का एक माध्यम है। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि पत्र जो है वो कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ के घरों का चूल्हा जो है, उनका परिवार जो है वो इन्हीं पत्रों के सहारे चलता है। कैसे? कि मनी ऑर्डर जो है, हमारा पोस्ट ऑफिस, हमारा डाकघर इतना महत्वपूर्ण है कि जो
उन लोगों तक मनी ऑर्डर पहुंचाता है, पैसे पहुंचाने का साधन है, और उनका परिवार जो है वो सिर्फ इन्हीं के सहारे चलता है। और एक उसने बताया कि आज भी सबसे अधिक इंतजार पत्रों का किसको रहता है? सैनिक को, एक सिपाही को अपने परिवार के साथ। क्योंकि मैंने इसके लिए आपको बताया था कि उसने ऐसा क्यों लिखा है कि कई ऐसी जगह पर उनकी पोस्टिंग हो जाती है जहां पर उन्हें मोबाइल चलाना अलाउड नहीं होता। उनको लगता है कि कहीं दुश्मन देश किसी भी तरह से हमारी सूचना अपने तक ना पहुंचाने की कोशिश करे, तो इसलिए वहां उनको मोबाइल नहीं दिया जाता। तो वहां उनको सिर्फ एक पत्र ही एक माध्यम है जिसके द्वारा वो अपने परिवार तक संदेश पहुंचा सकते हैं। वो पत्र लिखते हैं, उनके पत्रों को अगर वो किसी ऐसी जगह पर है जहां पर पोस्ट ऑफिस नहीं भी है, नहीं तो अब वैसे तो पूरे संसार में, पूरे भारत में हर ऐसी जगह पर भी पोस्ट ऑफिस है, पर वहां से जल्दी उनके पत्र पोस्ट ऑफिस में भेजे जाते हैं ताकि उनके परिवार तक उनका संदेश भेजा जा सके, और इसीलिए वो भी उसके इंतजार में आज भी रहते हैं। हाँ जी, अब कोई भी स्टूडेंट जिसको इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन, किसी भी क्वेश्चन, सहेज कर संभाल कर रखना, पत्रों को क्यों रखा जाता है, ये कैसे महत्वपूर्ण हुए, या इनका जो है पत्र लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। महात्मा गांधी पत्र कैसे लिखते थे, एक और पॉइंट जो मैंने नहीं डिस्कस किया कि महात्मा गांधी, उसने बताया कि जो फेमस पर्सनैलिटी होती हैं उनके लिए एड्रेस की भी जरूरत नहीं होती, वहां सिर्फ पूरे विश्व से, कि पूरे दुनिया भर से पत्र किस तरह पहुंच जाते थे, सिर्फ लोग लिख देते थे महात्मा गांधी इंडिया, और पत्र जहां भी गांधी जी होते वहां पहुंच जाते। और जैसे ही उनकी आदत क्या थी, जैसे ही पत्रों का उनको जैसे ही पत्र मिलता वो वैसे ही पत्र का उत्तर देने लग जाते, और वो पत्र का उत्तर इतनी एक्सप्लेन करके, इतना विस्तार करके देते कि अगर लिखते लिखते हाथ उनका दायां हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने लगते, कि वो अपने पत्र का उत्तर कभी भी कि किसी तरह से पेंडिंग नहीं करते थे कि मैं बाद में दे दूंगा। एक तरह से उनकी एक आदत बताई है कि वो हर समय अब काम को तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी के अपने के पास पत्र कैसे पहुंचते थे, या महात्मा गांधी पत्रों का उत्तर कैसे देते थे, तो आपको दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। पत्र लोगों को जोड़ने का काम करते हैं कैसे, या पत्रों को संभाला और सुरक्षित रखा जा सकता है पर एसएमएस को नहीं। इसके बारे में अपने विचार दें। तो आपको एक्सप्लेन करना पता होना चाहिए कि हमने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट जिसको इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन? नो वन। रीडर में यही चार बेटा, ये नहीं कि आप ये सोचो कि मैम ने बोल दिया तो हम बोल नहीं रहे। अगर अभी भी आप क्लास में हो, हमारी तो एक तरह से ये क्लास ही है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी चैप्टर में तो आप अभी भी पूछ सकते हो, मैं दोबारा भी उसको बोल सकती हूँ। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ध्वनि, लाख की चूड़ियां और बस की यात्रा, ये चारों चैप्टर क्लियर? तो मुझे आंसर जब पेपर होगा सबसे अच्छे आने चाहिए, और मैं आप पर बिलीव करती हूँ कि आप कोई भी स्टूडेंट चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद कह रहे हो आपको क्लियर है और सभी अच्छे बच्चे हो। हाँ जी, अब ग्रामर। यस, ग्रामर में विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक, मैं आपको अनेकार्थक दोबारा से आज करवा देती हूँ। अनेकार्थक और वाक्यांश, ये चार टॉपिक हैं आपके। विलोम, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक और वाक्यांश, और मुहावरे। बेटा मुहावरों के अर्थ, हाँ जी आप बताओ सबसे पहले कौन सा टॉपिक, अगर आप कहते हो कोई और बेटा जल्दी। अनेकार्थक। हाँ जी, अनेकार्थक करवा देती हूँ। सबसे पहले अपनी बुक का पेज नंबर निकालो। एक मिनट। यस, हाँ जी, पर्यायवाची के बाद 162 पेज नंबर है। हाँ जी 163। यस, सांची 1 से लेकर कितने हैं, जल्दी बोलो। सांची, वीडियो क्या बात है, थोड़े से स्टूडेंट ऑन करते हैं, क्यों, क्या हुआ है?
जशनदीप, यस बेटा 1 से लेकर कितने हैं? अभी सोचने लगे क्या हुआ है, आपने टिक नहीं किए? जशन बोलो, 1 से लेकर कितने वर्ड है? 40, 30। कंफ्यूज मैम 15। 15। अगर आपको क्लियर ही नहीं है तो लर्न कैसे करोगे? 1 से लेकर 15 तक 40 है विलोम शब्द, 1 से 40 विलोम शब्द, और पर्यायवाची कितने हैं? पर्यायवाची शब्द कितने हैं? वो भी मैम 15 ही है। वो भी 1 to 15, वो भी 15, अनेकार्थिक भी 15, विलोम शब्द बेटा 1 से 40, और जो मुहावरे हैं वो 1 से लेकर 22, 1 से 22। जैसे जैसे आगे आगे हमारा सिलेबस जाएगा, पीटी 2 में, 3 में और भी टॉपिक हो जाने हैं। पीटी 1 में अभी आपके टॉपिक कम है तो साथ साथ लर्न करते रहो। हाँ जी, फर्स्ट वर्ड है अनेकार्थक, हमने 7th में भी किए हुए हैं। इसमें ये याद रखना, एक शब्द जो है वो पर्यायवाची होता है, जिस भी शब्द का एक शब्द पर्यायवाची होता है और दूसरा उसका अलग अर्थ देने वाला। अभी हमारे पास सिर्फ 25 मार्क्स का पेपर है, तो अभी सिर्फ आपको अर्थ बताने आएंगे। जैसे जैसे आगे हम काम करते जाएंगे तो आपको इसके सेंटेंस भी बनाने आ सकते हैं, वो साथ साथ बताएंगे कि अगर अभी है तो आपको अर्थ याद रखना है। अंक गोद, माँ के अंक में बेटा सुरक्षित था, अंक गोद। अक्षर के अंक, अक्षर जो भी हम लिखते हैं। गिनती, हम कहते हैं ना अंकों में लिखो, तो 5 में से उसके 3 अंक आए हैं, कहती है ना, तो कि उसके मार्क्स कितने आए हैं, गिनती। चिन्ह, उसके शरीर पर अंक दिखाई दे रहा था, कोई चिन्ह दिखाई देना, या मार का अंक उसके शरीर पर साफ दिखाई दे रहा था। भाग, भाग के टुकड़ा। अर्थ, सबसे पहले प्रयोजन, प्रयोजन जिसको कह देते हैं कारण, कि इस बात का क्या अर्थ है, प्रयोजन क्या कारण है। अभिप्राय, हम जब करते हैं शब्द के अर्थ लिखो, अर्थ लिखो कि उसका अभिप्राय क्या है, एक वर्ड का अभिप्राय, उसका क्या अर्थ बता रहे, आप उसके बारे में क्या बता रहे हो। अगर हम कह देते हैं कि प्रतीक्षा, कि इसका क्या अभिप्राय है, इंतजार। ऐसे अर्थ का प्रयोजन, कारण, अभिप्राय या धन, उसके पास बहुत अर्थ है, इसीलिए वह सुखी महसूस करता है कि धन संपत्ति उसके पास बहुत है। नेक्स्ट है अंबर। बेटा इसी को पढ़कर आपको क्लियर होना चाहिए, अंबर का एक तो पर्यायवाची शब्द है आकाश, पर दूसरा इसका अनेकार्थी है वस्त्र। इसकी जगह अगर आप कपड़ा, चीर, पट लिखते हो तो आपको एक ही लिखना है। अंबर की जगह भी अगर आप आकाश, नभ या गगन, क्योंकि एक पर्यायवाची होता है और कई बार स्टूडेंट वर्ड पढ़ते हैं और जल्दी में ये दिमाग में आता है कि अंबर, तो उसके पर्यायवाची लिख देते हैं। इसलिए ध्यान देना, 2 मिनट के लिए सोचना कि अनेकार्थक एक पर्यायवाची होगा पर दूसरा उसका अलग अर्थ दे रहा होगा। अगम, अगम जहां न जाया जा सके, न जाने योग्य, न चलने वाला, जिसको करना संभव है। अथाह, समुद्र का तल या समुद्र अगम है, जिसके तल की, जिसके गहराई के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। दुर्गम, पहाड़ पर चढ़ना अगम था, अगम क्यों, कि वहां पहुंचा जाना कठिन है। सुदृढ़, बहुत मजबूत। अज, इसका सबसे पहले एक अर्थ है, ये संस्कृत का वर्ड है तो इसका अर्थ बकरा। अज बकरा, जो पैदा ना हुआ हो, अज जिसका जन्म ही ना हुआ हो, और दूसरा अर्थ इसका जो पैदा ना हुआ हो। दशरथ के पिता, उनको भी अज कहा जाता था। अब अग्र, अग्र आगे, अग्र पे हम कहते हैं ना अग्रिम दिनों में, अग्रिम कुछ दिनों में हालात सुधर सकते हैं, अग्रिम आने वाले कुछ दिनों में, तो अग्र आगे, आने वाले। पहले, अग्र, मेरे उसके अग्र दूसरा व्यक्ति आकर लाइन में या पंक्ति में खड़ा हो गया, अग्र आगे। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो
बहुत ही सम्मानित हो। नेक्स्ट है अर्क। अर्क, जब हम किसी चीज का हम कहते हैं ना कि इस फूल का अर्क निकालकर बीमार को दिया जाना चाहिए, कि कुछ पत्तों को पीसकर उसका जब हम उसका रस निकाल लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अर्क। वो किसी भी फूल का किसी भी पत्ते का हो सकता है कि रस निकालने को, इसलिए रस, ये नहीं सोचना कि ये गन्ने की रस की बात कर रहा है, कि किसी भी फूल या किसी भी पत्ते को पीस कर जब उसका रस निकाला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अर्क। इसलिए रस, सूर्य या रविवार, रविवार का एक अर्थ क्या है, अर्क। आगम, आगम भविष्य, जो आने वाला है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। एक प्रमाण या शास्त्र, आगम लिखने वाले बहुत विद्वान थे। शास्त्र, आराम, एक तो सिंपल है इसका, आराम विश्राम करना। शांति, मुझे कुछ समय आराम चाहिए, तो मुझे कुछ समय शांति चाहिए। बगीचा, आराम में कई तरह के पेड़ खिले थे या पेड़ या फूल खिले थे, बगीचा। अपेक्षा, किसी से आशा होना, मुझे राम से बहुत अपेक्षा है, कि मुझे बहुत उम्मीद है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। या तुलना, राम की अपेक्षा श्याम हमेशा सही काम करता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तब भी कह देते हैं अपेक्षा। जब हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं, आशा लगा लेते हैं, माता पिता को अपने बच्चों से अपेक्षा होती है, कि उनको आशा होती है कि वो अच्छे काम करेंगे। नेक्स्ट है अक्षर। अक्षर, सबसे पहले वर्ण, वर्ड, वर्ड जो है जो लिखे जाते हैं, चाहे वो वर्णमाला में, चाहे वो देवनागरी में, चाहे वो गुरमुखी में हिंदी में, या चाहे वो इंग्लिश में आप रोमन लिखते हो, ABC अल्फाबेट, तो उन सबको क्या कहा जाता है, वर्ण। दूसरा आत्मा, अक्षर। और नष्ट न होने वाला, अगर आत्मा है तो नष्ट न होने वाला या ब्रह्म। नेक्स्ट है अवकाश, एक सिंपल अर्थ इसका, मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, तो छुट्टी, हॉलीडे के बाद में बात की गई है। अवसर, अवकाश मिलते ही चोर ने उस घर पर हमला कर दिया, तो अवकाश, अवसर, जैसे ही मौका मिला उसने उस घर पर हमला कर दिया। स्थान, यहाँ मेरे बैठने के लिए कुछ अवकाश है, कुछ स्थान है। फासला, अब दोनों मित्रों की दोस्ती में अवकाश आ चुका था, अवकाश, फासला, ये दोनों में एक तरह की दूरी आ गई थी, गुंजाइश। दोनों की तकरार को या दोनों की लड़ाई को अब लड़ाई को सुधारने का कोई अवकाश नहीं रहा, कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि दोनों की लड़ाई को किसी भी तरह से सुधारा जा सके। आदि, सबसे पहले आरंभ, प्रारंभ की जगह आप आरंभ भी लिख सकते हो, आरंभ। और दूसरा वगैरह, जैसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा के राम, श्याम आदि के, ये सब के अलावा और भी बहुत से हैं, ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट वर्ड, अच्छा, उचित। अच्छा, तुमने ये काम कर दिया, उचित, ये काम ठीक है, तुमने ये कर दिया। और दूसरा सकुशल, तुम अच्छा, राम अच्छा होकर अस्पताल से वापस आ गया, सकुशल, बिल्कुल तंदुरुस्त। और दूसरा सुंदर,